नमस्कार श्रोताओं। सुप्रसिद्ध क्रिकेटर रोहित शर्मा का कहना है, यू शुड नॉट रिमेन इन योर कंफर्ट जोन। इफ यू वांट टू मेक इट बिग, यू मस्ट चैलेंज योरसेल्फ, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड सक्सीड इन डूइंग वेल आउटसाइड ऑफ योर कंफर्ट एरिया। शायद यही कारण है कि रोहित शर्मा दुनिया के सबसे सफल क्रिकेटर्स में से एक हैं। जी हाँ श्रोताओं, खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, और श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना की नादिया पुदरोस्का ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है, और बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और पारुपल्ली कश्यप ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। और सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की। जी हां, आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद अबुधाबी में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी दीपिका की ये रिपोर्ट। अबुधाबी के शेख जायद स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद सबकी निगाहें आईपीएल के 20वें मैच पर होंगी, जिसमें मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स की टीमें अपना दमखम दिखाएंगी। इस सीजन में अब तक मुंबई ने 5 में से 3 मैच जीते हैं और 2 में उसे हार मिली है, जबकि राजस्थान ने अब तक 4 में से 2 मैच जीते और 2 हारे हैं। अंक तालिका में मुंबई 6 अंकों के साथ दूसरे, वहीं राजस्थान 4 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। आईपीएल में मुंबई ने अब तक सबसे ज्यादा 4 बार खिताब जीता है और 5 बार उसने फाइनल खेला है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान ने आईपीएल का पहला सीजन अपने नाम किया था। देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन किस टीम के नाम होता है। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ शबाब, ये देखना दिलचस्प होगा कि आज का मैच किस टीम के नाम होता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, मुंबई इंडियंस जबरदस्त फॉर्म में वापस आ चुकी है और राजस्थान रॉयल्स की पूरी कोशिश होगी मुंबई इंडियंस को रोकना। कितना सफल हो पाएंगे? एक थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक लाभ अगर उठाना चाहे तो राजस्थान की टीम उठा सकती है, क्योंकि पिछले 2 सीजन में मुंबई के विरुद्ध लगातार जीत हासिल करती है। यानी 2 सीजन से अब तक मुंबई इंडियंस राजस्थान के खिलाफ मैच जीत नहीं सकी है। लेकिन ये आंकड़ों की बात है, मैदान पर कुछ और ही होता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन जिस प्रकार से शुरुआती झटके के बाद जिस तरह से उबर कर, जो कि मुंबई इंडियंस की खासियत भी है, विशेषता है, जिस तरह से फिर से आई है अपने पूरे फॉर्म में, रोहित शर्मा समेत जो तमाम प्रमुख खिलाड़ी जो है, हार्दिक पांड्या जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं दोनों ही क्षेत्र में। अगर आप बल्लेबाजी में देखें, गेंदबाजी में देखें, तो बहुत जबरदस्त संतुलन है। और जो नुकसान हुआ था, जो घाटा हुआ था शुरू में, उससे जरा भी परेशान नहीं हुए थे। आपने शुरू में एक डायलॉग रोहित शर्मा का आपने सुनाया हमारे श्रोताओं को, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इतना ज्यादा आत्मविश्वास, इतनी ज्यादा जीवटता और इतने कूल एंड काम होकर अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी एथलीट, कोई भी क्रिकेटर अगर खेलता है तो निश्चित रूप से सफलता उसके कदम चूमती है। और रोहित शर्मा का जो क्रिकेट का सफर रहा है, इतना शांतिपूर्ण तरीके से रहा है। कुछ ऐसे क्रिकेटरों में वो शामिल जिन्होंने सिर्फ अपना काम दिखाया है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, चाहे कप्तान के रूप में आप देख लीजिए, आईपीएल के सफलतम कप्तान, फिर उसके बाद अगर आप देख लीजिए कि एक सलामी बल्लेबाज के रूप में, क्रिकेटर के रूप में, जिस प्रकार से उन्होंने विवाद में पड़े बिना अपने जो विजय रथ है और अपनी सफलता का जो रथ है आगे बढ़ाया है, वो निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। और आज उनका जो कोड आपने श्रोताओं को सुनाया, निश्चित रूप से काफी प्रशंसनीय है और आप भी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। और जैसा कि अगर हम देखें तो आज अबुधाबी में भी आसमान साफ है और
पिच की अगर हम बात करें तो बल्लेबाजों को फेवर करती है और स्लो विकेट होने के कारण स्पिनर्स को भी यहाँ जी बिल्कुल, यहाँ इस है। पिच का मिजाज जैसे कि आपने खुद ही बताया कि काफी स्लो होता है, स्पिनर्स के लिए अच्छा मौका है। लेकिन अगर स्पिन के अगेंस्ट में अगर कोई बैट्समैन आता है, जो कि आमतौर से हम देखते हैं, सिद्धार्थ आपने भी देखा होगा कि जो मंझे हुए बल्लेबाज हैं, जो अनुभवी हैं, वो अगेंस्ट द स्पिन खेलते हैं। तो वैसी परिस्थिति अगर पैदा हुई तो कोई बहुत ज्यादा लाभ स्पिनर्स को भी नहीं मिल पाता है इन मैदानों पर। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इस मैदान पर 56 का प्रतिशत है, मतलब कि टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करके जीतने के। लेकिन ये टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, जो आमतौर से फटाफट हालांकि इसमें अगर हम बताएं तो कुल इस मैदान पर 44 T20 मैच हो चुके हैं और पहले बल्लेबाजी करने वाली जो टीम है वो 19 बार जीती है। जी बिल्कुल। और दूसरी बात मैं ये बता रहा था कि जिस प्रकार से इतना मजबूत दल है जो मुंबई इंडियंस का, उसके आगे तो वैसे भी देखा जाए तो अगर 5वें पायदान पर अगर प्रतिद्वंदी टीम है तो उसका तो थोड़ा सा नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। लेकिन एक बात जो मैंने शुरू में बताई कि किसी न किसी तरीके से राजस्थान के खिलाड़ियों के मन में ये बात जरूर हो गई कि पिछले 2 सीजन से एक भी मैच हारे नहीं है मुंबई से, तो वो कोशिश करेंगे। और 3 परिवर्तन भी किया है उन्होंने, इसलिए उनके कप्तान स्मिथ ने। और एक डेब्यू भी हुआ है राजस्थान की तरफ से, बहुत ही शानदार क्रिकेटर रहे हैं कार्तिक त्यागी। उन्होंने अगर देखा जाए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफी शानदार प्रदर्शन किया। आज राजस्थान की ओर से उन्हें खेलने का मौका मिलेगा। और यशस्वी जायसवाल, जिसकी चर्चा हम लोग इस प्रोग्राम से पहले कर रहे थे कि आज उन्हें मौका मिल सकता है, उन्हें मौका मिला। और 3 नए चेहरे तो मैं नहीं कहूंगा, इसमें एक नया चेहरा है, 3 बदलाव हुआ है। और उधर अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के कप्तान ने उन्हीं एकादश पर पूरा विश्वास जताया है जो कि पिछले मैचों में खेले। बिल्कुल, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कुछ बदलाव राजस्थान की टीम में हुए, मुंबई की टीम वही है, क्या कुछ कमाल दिखा पाते हैं पिच पर। तो ये तो बात थी आज के मैच की। और थोड़ी बात कर लेते हैं आईपीएल क्रिकेट में। कल सीजन के 19वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 59 रन से हरा दिया। ये आईपीएल में बेंगलोर के खिलाफ दिल्ली की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले दिल्ली ने आरसीबी को 2010 में 37 रन से हराया था। इस जीत के साथ दिल्ली पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। आइए सुनते हैं हमारे सहयोगी निखिल कुमार की ये रिपोर्ट। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें मैच में जब दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर अपना दमखम दिखाने के लिए दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में उतरे तो सबकी निगाहें इसी पर थी कि कौन सी टीम अंक तालिका के शीर्ष पर पहुंचेगी। दिल्ली के युवा खिलाड़ियों ने मैदान में जबरदस्त प्रदर्शन किया और आरसीबी को 59 रन से हराकर दिल्ली अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई। इस जीत के नायक नाबाद 53 रन बनाकर मार्कस स्टोइनिस रहे और उनका साथ दिया कागिसो रबाडा ने, जिन्होंने 4 विकेट लिए। इस मैच के साथ आरसीबी के कप्तान विराट कोहली एक टीम के लिए सबसे ज्यादा 2020 क्रिकेट मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने आरसीबी के लिए 197 मैच खेले हैं और साथ ही विराट ओवरऑल 2020 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। बिल्कुल, और शबाब, जिस तरीके से कल दिल्ली कैपिटल्स ने प्रदर्शन किया और टॉप पे अभी है, और कहते हैं कि जो दिल्ली कैपिटल्स है वो युवाओं की टीम है, बड़े यंग प्लेयर्स हैं, और जिस तरह का परफॉर्मेंस उन्होंने, या कहें कि जितने यंग प्लेयर्स होने के बाद भी जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई है खेल में, वो वाकई में काबिल तारीफ है। बिल्कुल, जब से दिल्ली की टीम का नाम बदला है तब से काम भी काफी अच्छा हो गया है। डेरिल डेविल्स के रूप में जब दिल्ली की टीम खेलती थी तो काफी संघर्ष करती थी आईपीएल में, लेकिन जब से दिल्ली कैपिटल्स में है तब से उन्होंने अपने आप को किसी न किसी तरीके से ये दिखाने की कोशिश की है कि एक देश की कैपिटल की टीम है और उसको उसी तरह से खेलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की आशा का केंद्र होता है। और एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से क्वारंटाइन पीरियड का जो इस्तेमाल दिल्ली के खिलाड़ियों ने किया, या मैं ये कहूँ जो कि आप महेंद्र सिंह धोनी की जबान से भी सुने, कल हारने के बाद विराट कोहली ने भी कहा है कि कोरोना काल में क्वारंटाइन पीरियड में जो स्थापित खिलाड़ी थे उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की है। ये चेन्नई सुपर किंग की जो हालत आईपीएल में है उससे साफ हो गया है, और महेंद्र सिंह धोनी ने इस बात को माना भी है कि हमने आराम ज्यादा किया, काम कम किया। लेकिन जो राइजिंग स्टार थे, जिसमें दिल्ली के भी कई खिलाड़ी शामिल हैं, उन्होंने काफी मेहनत की। क्वारंटाइन पीरियड में भी अपने घर और बेंगलोर के बाहर भी अगर थोड़ा बहुत स्पेस था जो कि सोशल मीडिया पर डालते थे, वो वहां पर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। लेकिन मुझे दुख है इस बात का कि जो स्थापित प्लेयर, सिर्फ मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, आगे जब टेनिस की बात होगी तो इसका जिक्र आएगा निश्चित रूप से, कि जो स्थापित प्लेयर थे वो उन्होंने लॉकडाउन में केवल आराम किया, और अब जब वो 5-6 महीने के बाद मैदान में उतरे हैं
तो वो अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं फिजिकली अगर देखा जाए तो। बिल्कुल जी। तो लेकिन ये है कि दिल्ली कैपिटल्स ने जिस तरीके से वापसी की है, अभी तक उन्होंने फाइनल भी अगर हम देखें तो किसी मैच आईपीएल की किसी जब तक डेविल्स थे तब तक तो बहुत ही खराब प्रदर्शन और था। उसके साथ ही बैंगलोर को भी खिताब का इंतजार है। तो आगे देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमें किस तरह का प्रदर्शन करती हैं। और अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। अर्जेंटीना की नादिया पोडरोस्का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में नादिया ने यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को 6-2, 6-4 से हराया। तो ये एक बड़ा हम ये कह सकते हैं कि नादिया का जिस तरह से उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंची और देखें तो 6-2, 6-4 से बड़े अंतर से भी हराया है। बिल्कुल सीधे सेटों का ये मुकाबला था और 79 मिनट का केवल समय लगा। स्पेनिश बोल रही थी मैच जीतने के बाद और उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेजी सही तरीके से बोलने नहीं आती, मैं ज्यादा स्पेनिश बोलती हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पहला मेरे करियर का ये पहला अवसर था जब 20 टॉप चोटी के खिलाड़ियों के बीच मेरा मुकाबला था इस फ्रेंच ओपन में, और उसमें अगर वो अंतिम 4 में पहुंची हैं तो ये उनके लिए बहुत गर्व की बात थी। उन्होंने अपने कोच और अभी मैंने ये बात क्वारंटीन की कही थी कि जो कोरोना काल जो रहा था उसका उन्होंने जिक्र किया है, खास तौर से मैच जीतने के बाद आज का क्वार्टर फाइनल। उन्होंने कहा है कि उस दौरान जो कोरोना काल था उस दौरान उन्होंने अपने घर में ही लॉन में काफी प्रैक्टिस की, वहां पर उन्होंने टेनिस का जो कोर्ट बनाया हुआ है, उन्होंने कहा कि वो प्रैक्टिस जो है वो काम आई और मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि जो लॉकडाउन है वो आराम करने के लिए है, बल्कि मैंने लगातार प्रैक्टिस की और इसका नतीजा देखने को मिला है। बिल्कुल, और किसी भी खिताब के पीछे खिलाड़ी की बहुत मेहनत छिपी होती है। और अगर हम दूसरे क्वार्टर फाइनल की बात करें तो आज पोलैंड की इगा स्विटेक का सामना इटली की मार्टिना ट्रेविसन से होगा। और जिस तरीके से इस समय इगा स्विटेक की बात बहुत चल रही है, बहुत यंग खिलाड़ी हैं, 19 साल की हैं, और जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया पिछले मैचों में, वो इन्होंने जबरदस्त तरीके से चाहे हालेब को हराया हो या मतलब इनका ये पहली बार इस तरह से अगर आज जीत जाती हैं तो पहली बार वो सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। देखिए बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जिस तरह के स्किल और एथलीट का उन्होंने प्रदर्शन किया है पूरी इस प्रतियोगिता में, जैसे सिद्धार्थ आपने बताया, तो उससे काफी आशाएं हैं। और अगर ये फ्रेंच ओपन कोई अंतिम टूर्नामेंट नहीं है, अभी तो केवल 19 साल उनकी उम्र है, हो सकता है थोड़ी सी उनकी जो प्रतिनिधि थोड़ी सी 19 है अगर रैंकिंग वाइज अगर हम देखें तो, अगर इसमें कोई परेशानी होती है तो आने वाला जो कल है वो उन्हीं का है। अगर महिला वर्ग की बात करें ओवरऑल अगर इंटरनेशनल टेनिस में, खास करके अगर हम इस तरह के जो टूर्नामेंट होते हैं, जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं, उसके बारे में। और इससे पहले प्री क्वार्टर फाइनल अमेरिका की डेनियल रोज कोलिंस ने ट्यूनीशिया की ऑन जबियोर को 6-4, 4-6, 6-4 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। अगले दौर में डेनियल का सामना अपने ही देश की सोफिया केनिन से होगा। सोफिया ने फियोना फेरे को 2-6, 6-2, 6-1 से मात दी है। तो जो सोफिया केनिन है इनकी भी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जाती है। मजबूत तो दावेदारी है, क्योंकि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में कहा जाता है कि चौथे दौर तक अगर खिलाड़ी पहुंच गया तो दावेदारी सबकी मजबूत है। उसके बाद आपकी कोर्ट पर आपकी क्या तन्मयता है, क्या स्फूर्ति है और आपका स्किल, और फिर जो जबरदस्त तरीके से अगर कहा जाए कि जो विश्वास है अपने प्रति, वो झलकता है। और ये सारी चीजों का मिश्रण जो है किसी एक खिलाड़ी को एक मैच में ही जिताता है। बिल्कुल। और अब पुरुष सिंगल्स की अगर हम बात करें तो पाब्लो कारेनो बस्टा पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में 17वीं वरीयता प्राप्त स्पेन के पाब्लो का सामना सर्बिया के नोवाक जोकोविच से होगा। क्वार्टर फाइनल में पाब्लो ने जर्मनी के डेनियल अल्टमायर को 6-2, 7-5, 6-2 से हराया था। तो ये जो नोवाक जोकोविच के साथ इनका पाब्लो का मुकाबला होने वाला है, काफी मजबूत मुकाबला होगा। जी, मजबूत मुकाबला इसलिए भी है क्योंकि उनका जो खेलने का स्टाइल है वो जोकोविच के एकदम बराबर है, और बराबरी से उन्होंने मुकाबला भी किया इस पूरे टूर्नामेंट में। तो ये मैच काफी अच्छा होगा। जोकोविच और नडाल दो बड़ा नाम है जो कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं। 14वीं बार उन्होंने क्वार्टर फाइनल के, अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो जगह बनाई है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि कुछ उलटफेर भी हुए हैं। तो एक उलटफेर का इंतजार, जैसा कि आपने सिद्धार्थ कहा, वो सबको है। हालांकि जोकोविच कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। जी।
और कुछ और मैच भी हो रहे हैं। पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के डोमिनिक थीम का मुकाबला अर्जेंटीना के डिएगो श्वार्ट्जमैन से हो रहा है और एक दूसरे मैच में स्पेन के राफेल नडाल का सामना इटली के यानिक सिनर से होगा। तो इस समय क्वार्टर फाइनल मुकाबले चल रहे हैं और कुछ देर बिल्कुल। सिनर 19 साल के केवल खिलाड़ी हैं, तो नडाल की उतनी ज्यादा परेशानी नहीं है और क्योंकि अनुभव काफी कम है सिनर के पास। सिनर पहुंचे क्वार्टर फाइनल में, ये एक बड़ी उपलब्धि वो मानेंगे क्योंकि उनके लिए अब गंवाने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है भविष्य में। जी। टेनिस की ही बात करते हैं। कोविड-19 के कारण न्यूजीलैंड ने आज एटीपी और WTA टेनिस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया है। ASB क्लासिक टूर्नामेंट के निदेशक कार्ल बज ने बताया कि टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी पर काम अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा था, लेकिन लॉजिस्टिक और सुरक्षा के मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए ये कदम उठाया गया है। आमतौर पर इसी टूर्नामेंट से ATP और WTA का सत्र शुरू होता है, लेकिन न्यूजीलैंड ने इसे रद्द कर दिया है। निश्चित रूप से जो अंकों की बात है, ATP या WTA की बात करें, उसका असर तो खिलाड़ियों पर पड़ेगा। ठीक उसी तरह से सिद्धार्थ इसको ऐसे ले लें कि अगर कोई किसी विद्यार्थी का अगर कोई साल बर्बाद हो जाता है जी, तो जो परेशानी उसको होती है उसी तरह की परेशानी इन टेनिस खिलाड़ियों के लिए भी है, क्योंकि ATP या WTA अंक अगर नहीं मिला तो आने वाले दिनों में बड़ा टूर्नामेंट खेलना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन कोरोना काल में हम यही मानकर चलेंगे कि खेल शुरू हो गए, यही बहुत बड़ी बात है। तो जितने भी टूर्नामेंट जहां पर संभव हो पा रहे हैं वो हो रहे हैं और जैसे जैसे स्थिति सामान्य होगी, जो स्थगित प्रतियोगिताएं हैं खेलकूद की, वो धीरे धीरे वो भी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। और इसका असर कहीं न कहीं खिलाड़ियों पर पड़ रहा है, उनकी वित्तीय स्थिति पर भी पड़ रहा है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। खेल मंत्रालय ने मुक्केबाज सुनील चौहान और तीरंदाज नीरज चौहान के लिए 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। कोविड-19 महामारी के कारण इनके पिता की नौकरी चली गई है, जिसके कारण उन्हें वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खिलाड़ियों के लिए बनाए गए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत उत्तर प्रदेश के इन खिलाड़ियों के लिए वित्तीय सहायता जारी की। नीरज ने 2018 में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में 50 मीटर स्पर्धा में रजत पदक के अलावा 2020 के राष्ट्रीय स्कूल खेलों में भी पदक जीता था। वित्तीय परेशानी से जूझ रहा कोई भी खिलाड़ी खेल मंत्रालय की वेबसाइट या myoffice@gmail.com के माध्यम से सहायता के लिए आवेदन कर सकता है। और शबाब, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस समय जबकि बहुत ज़्यादा खेल नहीं हो रहे हैं, ऐसे में खिलाड़ियों की जो वित्तीय स्थिति है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई है और खेल मंत्रालय ने इस तरह की पहल की है कि खिलाड़ियों को किसी तरह की वित्तीय संकट को लेकर कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है केंद्रीय खेल मंत्री का या मंत्रालय का, जो भी कहें आप। लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं। खिलाड़ियों को तो निश्चित रूप से सहायता मिलनी चाहिए, कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए होनी चाहिए जिनकी वित्तीय स्थिति खराब है। लेकिन इस कोरोना काल में हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे खेल पत्रकार, बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर, आंकड़ेबाज, ये भी काफी परेशानी से जूझे हैं, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग और फिर अगर खेल पन्ना आप देखें तो 3 महीना तो खेल पन्ना अखबार का छपा ही नहीं। तो इस तरह की जो चीजें हैं उन लोग की भी परेशानी, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से इन लोगों के लिए भी एक फरियाद जानी चाहिए खेल मंत्रालय। जी बिल्कुल। और जैसा कि अभी हमने ये एक वेबसाइट के बारे में भी बताया कि किस तरीके से खेल मंत्रालय जो है वो लोगों की सहायता के लिए ये हेल्प कर रहा है। और इसके बाद अब हम बात करेंगे बैडमिंटन की। साइना नेहवाल और परुपल्ली कश्यप ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया है। ये टूर्नामेंट 13 अक्टूबर से ओडेंसे में खेले जाना है। कोविड-19 महामारी के कारण BWF विश्व टूर को रोक दिया गया था। लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना ने बताया कि वे जनवरी में एशियाई टूर के साथ सत्र की शुरुआत करेंगी। विश्व बैडमिंटन संघ ने इससे पहले थॉमस और उबेर कप फाइनल्स के अलावा एशिया की 3 प्रतियोगिताओं को 2021 तक स्थगित कर दिया था। डेनमार्क ओपन शेष सत्र में आयोजित होने वाला एकमात्र विश्व टूर कार्यक्रम है। किदाम्बी श्रीकांत, लक्ष्य सेन, अजय जयराम और शुभंकर डे इस टूर्नामेंट में भारतीय चुनौती को पेश करेंगे। तो उम्मीद अभी भी बरकरार है। ये यहाँ पे अगर हम साइना और परुपल्ली कश्यप को छोड़ दें तो बाकी खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि इससे भारत को नुकसान होगा इन 2 खिलाड़ियों को नहीं खेलने से। स्पष्ट कारण तो नहीं बताया। साइना नेहवाल का थोड़ा सा फिटनेस का प्रॉब्लम था। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा
प्रदर्शन जो है वो इसमें बेहतर रहेगा। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। शबाब, आप हमारे स्टूडियो में हैं और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद आपको। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार।